सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम जो है हम आर्थिक असमानता और जातिवाद के संबंध पर चर्चा करने वाले हैं। भारत में ये जो प्रश्न है बड़े लंबे समय से चर्चाओं में रहा कि वास्तव में देश की समस्या जातिवाद है या आर्थिक असमानता है। एक बड़ा वर्ग है लेफ्टिस्ट का, एक बड़ा वर्ग है इस देश के सवर्णों का, जो ये मानता है कि भाई जातिवाद जैसा कुछ भी नहीं होता और अमीरी गरीबी कुछ होती है। मतलब देश में जो आर्थिक विषमता है, लोग अमीर गरीब हैं वो है, लेकिन वो जातिवाद को कुछ भी नहीं मानता। वो कहते हैं भाई जातिवाद अब कहाँ होता है, अमीर गरीब होते हैं। और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि लंबे समय तक ये बात बताई गई कि भाई आर्थिक आधार, गरीब अमीर का आधार ही आधार होना चाहिए और इसी मुद्दे पर आरक्षण को भी दिया जाना चाहिए। तो ये लंबी बहस चली और लंबी बहस के परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि फाइनली समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च जात के लोग हैं, वो ये विचारधारा स्थापित करने में सफल रहे कि समस्या आर्थिक है, गरीबी अमीरी की है और आर्थिक आधार पर आरक्षण 2019 में भारत सरकार ने प्रदान कर दिया। हालांकि संविधान में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं था, फिर भी एक नया आधार निर्मित किया गया 2019 में बीजेपी की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया और उसमें जातिवाद के मुद्दे को नजरअंदाज किया गया। आज हम इस मुद्दे को तलाशेंगे कि भारत में जो आर्थिक विषमता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसकी मूल में क्या है, क्या ये होती है और क्या आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी जातिवाद से संबंधित है। आंकड़े क्या कहते हैं, हम मोटे मोटे तौर पर उन आंकड़ों पर बात करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि देश में आर्थिक असमानता का संबंध जातिवाद से है या नहीं है। मतलब ये क्या सच में भारत में जाति के आधार पर लोग गरीब अमीर हैं और उनके पास अधिक संपत्ति है या कम संपत्ति है। इस तरह के मुद्दों को आज हम तलाशने वाले हैं ताकि हमें उस प्रश्न का जवाब मिले, क्या आर्थिक आधार पर दिया गया सवर्णों को आरक्षण वो सही है या नहीं है, वो सच में क्या आर्थिक रूप से गरीब हैं। ठीक, देश के संसाधन किस वर्ग के हाथ में, किसी खास वर्ग के हाथ में है या जातियों के आधार पर हमें देश के आर्थिक संसाधनों का स्पष्ट बंटवारा इस देश में दिखाई देता है। तो ये लबोलुबाब है आज की बात का और इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी हम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न था जो पिछले कुछ स्ट्रीमों में पूछा गया, पिछले कुछ समय में टेलीग्राम वगैरह इंस्टा पे पूछा गया, वो ये था कि भाई नेता प्रतिपक्ष का पद क्या है, उसका काम क्या है। तो ऐसे छोटे मुद्दों पर भी हम एंड में बात करेंगे और उन्हें देखेंगे कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन के काम क्या हैं। ये सारी चीज़ों पर भी हम थोड़े से गौर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा देश में पहले आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की क्या स्थिति है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसे देखते हैं और फिर उसके बाद जातिवाद से इसका क्या संबंध है और जातियों से गरीबी अमीरी का या आर्थिक असमानता का क्या संबंध है, उसे भी आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण सवर्णों को, केवल सवर्णों को, कितना न्याय उचित है, हाउ जस्टिफाइंग इट इज। ठीक, क्योंकि भाई किसके पास आर्थिक शक्ति है, कौन इस देश के संसाधनों को अपने हाथों में रखता है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, जाति के आधार पर अमीरी गरीबी स्पष्ट दिखती है या नहीं दिखती। इन्हीं प्रश्नों के जवाब से हमें पता चलेगा कि देश में वास्तव में आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया गया आरक्षण जो है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो आज हम पिछली स्ट्रीम के मुद्दे को ही आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच में सवर्ण आर्थिक रूप से गरीब हैं इस देश में, आंकड़े क्या कह रहे हैं, व्हाट अबाउट द डेटा। ठीक, किसके पास इस देश की संपत्ति का ज्यादा हिस्सा है। इस तरह के आंकड़ों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कई पक्षों पर स्पष्टता उजागर हो जाए। ठीक, तो बने रहिएगा, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो लंबे समय से उछाले गए कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए ना कि जातिगत होना चाहिए। ठीक, ये वो कहते हैं और वो कहते हैं जातिवाद जैसा कुछ भी नहीं होता। तो हम इसी चीज को तलाशेंगे, क्या
वास्तव में जातियों के रूप में इस देश में लोग अमीर गरीब होते हैं। अगर होते हैं तो फिर आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? आर्थिक आधार हो तो उसमें भी जातियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, या फिर केवल सवर्णों को अलग से आरक्षण देकर ये जो पूरे प्रावधान किए गए हैं और जिनमें बताया गया कि भाई सवर्ण गरीब होते हैं, तो क्या सच में सवर्ण गरीब हैं इस देश के? डेटा क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं? तो हम आंकड़ों की तरफ जाएंगे, डेटा की तरफ जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण शोधों की तरफ जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो पिछले कुछ सालों में दी गई, जो इस तरह के आंकड़े को बताती हैं, ताकि हमें जातिवाद का और आर्थिक असमानता का संबंध भी पता चले, और ये भी पता चले कि भाई इस देश में कौन सी जाति वर्ग के लोग संसाधन पे कब्जा करते हैं, आर्थिक रूप से गरीब है या अमीर है। मोटी मोटी इतनी सी बात है। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं देश में आर्थिक असमानता, और फिर हम जातियों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि किस जाति पे कितने संसाधन देश के हैं, कौन अमीर है कौन गरीब है। ठीक, चलिए तो थोड़ा प्रेजेंटेशन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, और देखिए कुछ समय में ये लोड हो जाएगी। चलिए, तो ये एक नई रिपोर्ट है। ये जो नई रिपोर्ट है ये हमारे सामने भारत के संदर्भ में कुछ आंकड़े बता रही है, और ये रिपोर्ट जो है अभी मार्च 2024 की है। ये रिपोर्ट ये कहती दिखाई देती है कि भारत में आय असमानता ब्रिटिश शासन से ज्यादा बदतर हो गई। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज मोर वर्स्ट देन ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश काल में भी इतनी आय असमानता भारत में नहीं थी जितनी इस समय 2024 में है, मोदी सरकार के दौरान है, ऐसा ये रिपोर्ट दावा कर रही है। थोड़ा सा इसे देखते हैं, फिर हम जातिवाद के मुद्दे पर आते हैं, क्या कहने की कोशिश यहाँ पे की गई। तो देखिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में अरबपतियों के वर्तमान स्वर्णिम युग में भारत में आय असमानता बहुत अधिक बढ़ गई है। इनकम इक्वलिटी बहुत बढ़ गई, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब, और अमीरी गरीबी के बीच का जो भेद है कमाई का, आय का, ये भारत में बढ़ता जा रहा है, और ये भविष्य की बहुत सारी संघर्षों के लिए इंटरफेस या ग्राउंड तैयार करता है। आगे देखिए, जो अब दुनिया में सबसे अधिक है, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका से भी अधिक है। अध्ययन के देखिए लेख अर्थशास्त्रियों के समूह के अनुसार भारत के अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना बड़ा हो गया है कि कुछ उपायों से भारत में आय का वितरण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आज की तुलना में अधिक न्याय संगत था, जिनमें प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी भी शामिल है। ये कुछ ग्रुप है जिसने ये सब भारत के संदर्भ में स्टडी की है, और वो स्टडी बता रही है कि भाई, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट की स्टडी ये बता रही है कि अंग्रेजों के दौरान भी भारत में आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के मध्य के जो अंतर थे वो इतने नहीं थे जितने आज 2024 में भारत में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और ये बड़े सीरियस कंसर्न की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। ठीक है, मंगलवार को प्रकाशित देखिए ये 2024 में हुई थी, और ये है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट 2024 की विश्व अमीरी की सूची के अनुसार भारत में अरबपतियों की वर्तमान कुल संख्या 271 पर पहुंच गई है, जो अकेले 2023 में 94 नए अरबपति जुड़ गए। ठीक है, अमेरिका के अलावा किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक नए अरबपति हैं जिनकी सामूहिक संपत्ति लगभग 1 ट्रिलियन है। भारत में अरबपतियों की सामूहिक संपत्ति 1 ट्रिलियन है। ये और बात है कि भारत की जीडीपी अभी 2 ट्रिलियन से थोड़े आगे बढ़ी है, पर इनकी खुद की संपत्ति बहुत बड़ी है। ठीक, या दुनिया की कुल संपत्ति का 7% है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और जिंदल जैसे मुट्ठी भर भारतीय दिग्गज अब दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों जेफ बेजोस और एलन मस्क के साथ की मंडली में शामिल है। ठीक,
भारत की आधुनिक पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाला अरबपति राज अब उपनिवेशवादी ताकतों के नेतृत्व वाले ब्रिटिश राज से कई अधिक असमान हो गया। ठीक है, ये बात की गई। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं और मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि भाई 1930 से 1947 के दशक में भारत में देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान जो शीर्ष 1% के पास देश की आय का लगभग 20 से 21% था। थोड़ा सा समझिए, इस देश के जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास 1930 से 1947 के बीच में देश की इनकम का 20 से 21% था। ये अंग्रेजों के दौरान का आंकड़ा था। आज हम ये पलट कर देखते हैं 70-75 सालों के बाद, तो आज की स्थिति में 2024 की स्थिति में जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके पास भारत की कुल आय का 22.6% है। तो मतलब अंग्रेजों के समान जितनी अंग्रेजों के दौर में जितनी इनकम इनइक्वालिटी थी उससे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी आज भारत में मौजूद है। टॉप 1% लोगों के पास देश की आय का 22.6% है। अंग्रेजों के दौरान ये 20 से 21% ही था। इतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता भारत में पैदा हो गई है। 1% लोगों के पास देश की आय का 22.6% तक पहुंच गया। अर्थशास्त्रियों ने 2022 से ब्रिटेन और भारतीय सरकारों द्वारा जारी किए गए वार्षिक कर तालिकाओं को देखा और उन्होंने पाया कि भारत में असमानता उच्चतम दर्जे किए गए दौर के दौरान भी है, 1930 से 1947 तक का ये सब बताया हुआ है। ठीक, आगे देखिए, फिर देखिए फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स की जानकारी के साथ इस शोध को जोड़कर लेखकों ने पाया कि भारत में 1% लोगों के पास राष्ट्रीय धन का चौंकाने वाला 40.1% पैसा। तो अगर फोर्ब्स की बिलियंस की सूची के साथ जब इसे जोड़ देते हैं डेटा को, तो वो पता करते हैं कि टोटल जो आय बन रही है, जो भारत का धन, अब आय की बात नहीं हो रही, टोटल धन की बात हो रही है, नेशनल कैपिटल की बात हो रही है। तो 1%, टॉप 1% लोग हैं भारत में, जिनमें शायद कुछ 10,000 के करीब लोग भी नहीं होंगे पूरे, उनके पास 40.1% धन है भारत का। शीर्ष 1% लोगों पर 40.1% राष्ट्रीय धन मौजूद है। ये आंकड़े यहाँ पर ये अर्थशास्त्री बता इनकम इक्वलिटी रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये शीर्ष 1% लोग जो भारत के होंगे ये तो सब सवर्ण या उच्च जाति के होंगे, है या नहीं है। चलिए हम वो डेटा भी देखेंगे आगे चलकर। ठीक, हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, रिपोर्ट में आगे कई बातें बताई गई। भारतीय अरबपतियों की संख्या 1999 में एक से बढ़कर 2022 में 162 हो गई है। ये इसमें बताया गया 1999 में 1%। हाँ, और इस अवधि में व्यक्तियों की कुल शुद्ध संपत्ति 1999 में 1% से बढ़कर 2022 में 25% के करीब हो गई है। ये सब डेटा बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के आने के बाद असमानता वृद्धि विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। और इसका कारण बता रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है इसमें निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीकृत होने के साथ सत्तावादी सरकार को जन्म दिया है। तो बीजेपी की सरकार में सारी शक्तियां सेंट्रलाइज हो गई, केंद्रीकृत हो गई। डेमोक्रेसी में सारी डिसीजन मेकिंग पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, अलग अलग पायदानों पर बटी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सारी शक्तियां निर्णय लेने की खुद में समाहित कर दी। ऐसा प्राय डिस्पोटिक रूलर्स करते हैं, तानाशाह शासक करते हैं। ठीक, लेकिन मोदी ने सारी शक्तियां जो है निर्णय लेने की वो अपने पास रखी और फिर उन्होंने क्या किया कि एक सत्तावादी व्यवस्था को जन्म दिया है। जो सत्ता के साथ है वही लाभ यहां पे ले रहा है। साथ में बड़े बड़े व्यवसाय और सरकारों के बीच सांठगांठ ये भी दिखाई देती है और इससे क्या बनता है, अनुपातहीन प्रभाव समाज पर पड़ता है। ये बता रहे हैं कि इसका सीधा नुकसान समाज को होता है। क्योंकि अगर सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण से अधिक सार्वजनिक निवेश करती है तो औसत भारतीय, न केवल भारतीय अभिजात वर्ग वैश्विक लाभ उठा सकता है। सरकार अगर ये सारे पैसा जो भी था अगर ये स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पोषण पे खर्च करती तो इनका कहना है कि भारत में जो आम भारतीय था उसका विकास होता, ना कि उद्योगपतियों का विकास होता। ठीक, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखिए, जब तक सरकार इस तरह के निवेश नहीं करती है तब तक लेखक भारत के धनिकता तंत्र की ओर
बढ़ने की संभावना के प्रति आगे करती है। तो ये जो सारे रिपोर्ट, इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि जो भारत की वर्तमान सरकार है ये भारत को एक अलीटिस्ट क्या बोलते हैं सिस्टम में कन्वर्ट कर देगी, अमीरों के तंत्र में कन्वर्ट करती रहेगी, सब कुछ उनके हाथों में रहेगा। ठीक, वही ताकतवर रहेंगे और बाकी जनता बस ऐसे हाशिए पे रहेगी। इस तरह की आशंकाएं इस रिपोर्ट में जारी की गई थी और बताया गया था। ठीक, इस तरह की बात बताई गई। तो भारत की आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाती ये रिपोर्ट है और ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है जो मैंने आपके सामने रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम अब जातिवाद के मुद्दे की तरफ आगे चलते हैं। हमारे दूसरे प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि भाई भारत में जातिवाद और अमीरी, पैसे का क्या संबंध है, थोड़ा उससे देखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं जो अभी अभी वैश्विक असमानता ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ आंकड़े हैं, उन्हें देखने की हम कोशिश करते हैं, थोड़ा उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक, चलिए, तो ये एक नई रिपोर्ट आई है, वैश्विक असमानता रिपोर्ट। भारत में 85% अरबपति उच्च जातियों से हैं, अनुसूचित जनजाति से कोई भी नहीं है। और ये अभी रिपोर्ट जारी की गई है, लेटेस्ट रिपोर्ट है ये, 26 जून 2000 क्या बोलते हैं 24 को प्रकाशित हुई है। ठीक, ये देखिए ये रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है हमारे सामने, ये रिपोर्ट एक अलग किस्म का डेटा देती है। इसमें कुछ जातिगत आधार पर कुछ आंकड़े बताए गए हैं जो भारत में किस ऊंची जात या निम्न जात के पास, किस जात वर्ग के पास देश के संसाधन, पैसे मौजूद हैं। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है और इस रिपोर्ट से भी हमें ये पता चल जाएगा कि भाई क्या सवर्ण सच में किसी आर्थिक आरक्षण के हकदार हैं। अगर देश की ज्यादातर संपत्ति उनके पास है तो वो किस तरह से अपने आप को गरीब कहकर आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे दे दिया गया ये आरक्षण, जबकि इस तरह की ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो बताती हैं कि उच्च जातियों के पास ही देश में ज्यादा आर्थिक संसाधन है। चलिए, तो इस वैश्विक असमानता रिपोर्ट, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है ये क्या बता रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये कह रही है कि भाई भारत में 85% अरबपति उच्च जाति से हैं, अनुसूचित जाति से कोई भी नहीं। तो ये जो रिपोर्ट है हमें जातिगत आधार पर अरबपतियों के कुछ आंकड़े बता रही है। वो कह रही है कि भारत में ज्यादातर जो अरबपति हैं, जो पिछली रिपोर्ट में जिनकी संख्या 197 या 200 के आसपास बताई गई थी, अगर उनमें हम ज्यादातर लोगों को देखें तो वो 85% अरबपति जो हैं उसमें से 85% अरबपति उच्च जाति के हैं, मतलब सवर्ण अरबपति हैं। अब आप समझिए, अब 85 के बाद बचे 15%। तो सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि इस देश में 15% तो सवर्णों की जनसंख्या है, लेकिन देश के अरबपतियों में 85% उनका कब्जा है। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए बात को। और देश के SC ST OBC वर्ग की जनसंख्या 85% है, लेकिन देश के अरबपतियों में वो कहां पर हैं, तो देखिए अनुसूचित जनजाति से कोई भी अरबपति नहीं है, तो ST तो सीधे ही हट गए। ठीक, SC में भी गिने चुने 2-4 कभी आ गए होंगे तो आ गए होंगे, और कुछ थोड़े से OBC में होंगे, कुछ थोड़े से OBC में होंगे। मतलब 15% अरबपति ही गैर सवर्ण वर्ग से हैं, बाकी 85% असलियत में 85 भी नहीं है, थोड़ा इससे ज्यादा है आंकड़ा, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता दूंगा, 90 के करीब है। ठीक, 85% अरबपति इस देश में सवर्ण हैं, उच्च जाति के हैं, ये मोटा है। तो देश के ज्यादातर संपत्ति पर अरबपति इस देश में सवर्ण 15% उच्च जाति से हैं। ठीक, तो पहला आंकड़ा हमें ये पता चलता है कि देश में जो अमीर लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं इस देश के, वो ज्यादातर सवर्ण हैं, उच्च जाति के हैं, और मात्र 15% ही OBC और SC में आते हैं, और ST से कोई भी अरबपति नहीं है। मतलब ST वर्ग का देश के अरबपतियों में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं, एक भी अरबपति नहीं है ST से। तो ये जो ताना दिया जाता है आरक्षण का, आरक्षण खा खाकर SC ST OBC के लोग अमीर हो रहे हैं, तो ये पैसा जा कहां रहा है? अमीर हो रहे हैं तो गए कहां? अरबपतियों में तो नहीं देखे हमें, अभी नीचे भी देख लेंगे। और ठीक,
और सवर्ण अगर गरीब हो रहे हैं, आरक्षण की वजह से सवर्णों को नुकसान होता है, उनके हक अधिकार चले जाते हैं, उनकी सीटें चली जाती हैं, तो अब ये प्रश्न है कि ये 85% अरबपति कैसे पैदा हो गए, और वो भी बीजेपी के दौरान 95-96, तो बीजेपी के इस सरकार में ही इसी साल पैदा हुए। तो भाई ये विरोधाभास कैसे है? ये समझ से परे है, और ये अजीब विरोधाभास है। अगर आप इसे देखेंगे तो एक कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा अजीब है, और ये उन परंपरागत दावों के विरुद्ध है जो ये कहता है कि भाई आरक्षण की वजह से एससी एसटी ओबीसी वर्ग मजबूत हो गए, पैसे वाले होते चले जा रहे हैं। मैं आर्थिक आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा। और सवर्ण गरीब होते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मौके नहीं मिल रहे। तो अगर सवर्ण गरीब हो रहे हैं तो ये 85% अरबपति सवर्ण क्यों हैं, और सवर्णों के अरबपति होने की प्रतिशत बढ़ता क्यों जा रहा है, और एसटी समाज से आज तक कोई भी अरबपति क्यों नहीं हो पाया? अगर आरक्षण से ही लोग अमीर बनते हैं तो भाई आरक्षण का आधार हम आर्थिक माने, तो आरक्षण आर्थिक लाभ देने के लिए है, अगर तो एसटी समाज से आज तक कोई अरबपति क्यों नहीं बन पाया? और बाकी के 15% में से ओबीसी और एससी वर्ग के लोग हैं, पर उनकी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। यह भी बड़ा प्रश्न है कि लगभग एससी एसटी ओबीसी कुल मिलाकर 85% जनसंख्या पे हिस्सा बनाते हैं, और बस उनमें से 15% अरबपति है, और सवर्ण जो कि इस देश में मात्र 15% के करीब होंगे, वो 85% अरबपतियों पे कब्जा करके बैठे, यानी अरबपति। तो ये किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का भेदभाव है, असमानता है, कि आप एक तरफ कहते हैं कि भाई जातिवाद खत्म हो गया। अगर जातिवाद खत्म हो गया तो एक खास जाति वर्ग के लोग ही अमीर क्यों होते जा रहे हैं, अरबपति क्यों बनते जा रहे हैं, बाकी लोग पीछे क्यों हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोगों को अगर आरक्षण से लाभ हुआ है तो अब तक ये अरबपति क्यों नहीं बन पाए? ये भी हमें प्रश्न नहीं पता चलता, हमें जवाब नहीं मिलता। अगर राजनीति में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा मात्रा में आ गए तो फिर ये अरबपति क्यों नहीं है ज्यादा प्रतिशत में? इसका भी कोई जवाब नहीं मिलता। आर्थिक आंकड़े ये बताते हैं इस देश में कि भाई स्पष्ट रूप से इस देश की आर्थिक धन संपत्ति पैसा कुछ खास जातियों के पास संरक्षित है, ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये आंकड़ा हमें बता रहा है। तो भारत में आर्थिक स्थिति जातियों से तय हो रही है, ना कि वर्गों से, जैसा कि लेफ्टिस्टों के दावे हैं कि भाई जाति कुछ नहीं होती, वर्ग होता है, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। नहीं नहीं, भारत में वर्ग नहीं है, भारत में आर्थिक स्थितियां भी इस देश की जातियों से निर्धारित हो रही हैं। इसलिए सवर्ण अरबपति पे अरबपति बनते चले जा रहे हैं, लेकिन निम्न जाति के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग, दे आर डिप्राइव्ड वन, वो मात्र 15 अरबपतियों में कुल 15% ही अपना हिस्सा बना पाए, और एसटी में से तो कोई भी। ठीक है, तो आंकड़े कम से कम जाति का और संसाधनों का, पैसे का, अर्थ का, संपत्ति का एक स्पष्ट संबंध दर्शा रहे हैं, और वो संबंध ये है कि भाई सवर्णों के पास ज्यादा पैसा है, या देश की संपत्ति पर उनका कब्जा है। अरबपतियों में 85% कब्जा सवर्णों का है। ये सीधे सीधे इस मोटे आंकड़े से पता चलता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2014-15 और 2022-23 के बीच शीर्ष स्तर की असमानता में वृद्धि विशेष रूप से चौंकाने वाली। अब इस रिपोर्ट में देखिए एक विशेष बात बताई गई, मोदी सरकार के दौरान 2014-15 से लेके 2022-23 तक विशेष तौर पर असमानता बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है। ये रिपोर्ट ये लब्बो-लुबाब कहती हुई दिखाई दे रही है। हम थोड़ा देखते हैं, 26 जून की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आगे हमारे सामने क्या आंकड़े रखती है, थोड़ा हम देख लेते हैं क्या स्थिति है। चलिए, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक हाल ही रिपोर्ट में भारत की आर्थिक असमानता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश के अरबपतियों की लगभग 90% संपत्ति उच्च जाति के हाथ में है। वहां 85% लिखा था, अब एग्जैक्ट आंकड़े पे आएंगे तो लगभग 90% आंकड़ा देश के अरबपति, 90% अरबपति उच्च जाति के लोग हैं, सवर्ण हैं। अब ये प्रश्न है कि भाई अगर सवर्ण उच्च जाति के लोग 90% अरबपतियों में सवर्ण हैं, तो फिर
आर्थिक आधार पर आरक्षण किसे दिया जा रहा है? ये गंभीर प्रश्न है। भाई देश में सबसे अमीरों में 90% लोग सवर्ण हैं, तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे सवर्णों को मिल रहा है, जबकि उनका रिप्रेजेंटेशन इस देश की संपत्ति में, पैसे में, अर्थ में 90% करोड़ों अरबपतियों में है। बाकी नीचे भी हम देख लेंगे, अरबपतियों में उनका रिप्रेजेंटेशन 90% है, और ये आरक्षण भी ले रहे हैं आर्थिक आधार पे, गरीब होने के नाम पे। इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी ये आरक्षण कैसे ले रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? जब देश के कुल अरबपतियों में आप 90% हो, तो आप किस बात का आरक्षण मांग रहे हो? कोई जवाब नहीं। और बाकी देश की 85% जनसंख्या, उसमें से बस 10% है, और एसटी में से कोई भी नहीं। ये बड़ा गजब का स्थिति है। तो आर्थिक आधार पे आरक्षण किस तरह से मांगा गया, और ये जस्टिफाई हो ही नहीं रहा आर्थिक आंकड़ों से। ये जस्टिफाई नहीं हो रहा कि देश की उच्च जाति सवर्ण लोग कहीं से भी आर्थिक रूप से गरीब हैं। आगे देखिए, रिपोर्ट देखिए, भारत में कर, न्याय, धन पुनर्वंचना और ये सब मुद्दों पे इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। और इसमें कहा गया कि शीर्ष 1% लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जो बढ़ती असमानता को दर्शा रहा है। अब ये रिपोर्ट जो है थोड़ा एक्सपेंड करती है पिछली रिपोर्ट को, और ये बता रही है कि इस देश के शीर्ष 1% लोग, 1% लोग, वो कुछ 10,000 लोग के करीब बनेंगे, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% पैसा है। ऑब्वियस है इसमें SC ST OBC वर्ग तो होंगे नहीं, क्योंकि अरबपतियों में ही नहीं हो तो आप स्टॉप में कहां से आ जाओ? 90% अरबपति तो सवर्ण है, और अरबपतियों से ही देश की कुल संपत्ति का निर्धारण किया जा रहा है। तो फिर SC ST OBC कहां ठहरेगा? ठीक, इस बात को समझिए। अब देश की कुल संपत्ति पर अगर 40% शीर्ष 1% लोगों का कब्जा है, तो आप इसे थोड़ा समझिए, क्योंकि देश की कुल संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास भी होता है। समझिए, सबसे ज्यादा हिस्सा सरकार के पास, उसके बाद जनता की बारी आती है, स्टेक होल्डर्स में। अब उस बचे कुचे हिस्से में से कुल संपत्ति का 40% 1% लोगों के पास है। तो फिर SC ST OBC के पास क्या है? यही तो क्वेश्चन है, यही प्रश्न है। भाई आर्थिक स्थितियां सवर्णों की अच्छी हैं, देश के शीर्ष 1% लोगों की बहुत अच्छी है, और निश्चित रूप से उनमें से कोई गरीब नहीं है, क्योंकि अरबपतियों में ही 90% कब्जे सवर्णों के। फिर गरीब कहां है? कौन है इस देश में गरीब? और सवर्ण गरीब हो कैसे गया, जब देश की कुल एक संपत्ति में अरबपतियों में उसका 90% तक हिस्सा बन जाता है, और देश की कुल संपत्ति में शीर्ष टॉप यानी टॉप 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। तो फिर ये आर्थिक आधार पर आरक्षण किसे दिया जाना था और किसे दिया जा रहा है? ये मुद्दे हैं जो जवाब होने चाहिए थे। ठीक है, आगे देखिए, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया। ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में बताया गया, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको कुछ मुद्दों में पता चलेगा। ये अपर कास्ट के लोग जो हैं, ये देखिए, ये ब्लू कलर से बताए गए हैं, फिर लाइट कलर से अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग बताए गए हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग अलग से बताए गए हैं। अगर आप मोटे मोटे तौर पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो आपको पता चलेगा 2008 में 88% लोग अपर कास्ट बिलियनियर थे, और 2022 में भी 88.40 बिलियनियर के करीब दिखाई दे रहे हैं। तो अपर कास्ट के लोग हमेशा से बिलियनियर्स में आगे की स्थिति में बैठे थे। उसके बाद जब हम ये OBC वाला कॉलम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या बोलते हैं, 2008 के 10 से हमें दिखता है कि OBC लोग जो हैं, ये 2010 में लगभग 18 यानी 19% टोटल बिलियनियर में OBC दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2022 में ये देखिए 2018 तक दिए हुए हैं इन्होंने, सॉरी 2010 की जगह, उसके बाद 20 और 22 का नहीं दिया। तो 2018 तक टोटल OBC बिलियनर्स में, करोड़ अरबपतियों में 14% दिख रहे हैं, मात्र 14%। 85% जनसंख्या, OBC की जनसंख्या 65% से ज्यादा है इस देश में, और देश के अरबपतियों में वो 2018 तक केवल 14% के करीब, 14.40% के करीब दिख रहे हैं। थोड़े से दिख रहे हैं SC,
ठीक, शेड्यूल क्या बोलते हैं, कास्ट की बात हो रही है, और एसटी तो कहीं पे है ही नहीं, उसका तो कोई कॉलम ही नहीं बना हुआ है, बड़े छोटा सा कॉलम एससी का दिख रहा है, बाकी एसटी का कोई कॉलम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें भी एक रोचक डेटा 2022 का देखिए कि 2022 में 88.40 अरबपति सवर्ण हैं, ये देखिए अपर कास्ट के हैं। उसके बाद का कॉलम अगर आप देखेंगे जिसका डेटा इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ये डेटा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं और बड़ा करके बता रहा हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कि ओबीसी बिलियनर्स जो हैं 2010 में 18% थे, फिर 19 थे, फिर 20 थे, फिर 2016 के बाद ओबीसी अरबपति 16 हो जाते हैं परसेंट, 14%। उसके बाद 2022 में ओबीसी अरबपति और कम हो जाते हैं, और 2022 में डेटा नहीं है लेकिन ओबीसी अरबपति और कम हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस शिफ्ट को देखिए, मोटे मोटे तौर पर ओबीसी अरबपतियों के शिफ्ट को जब हम देखते हैं तो 2010 से लेके हमें पता चलता है कि 2000 ये देखिए यहां तक 18 तक ओबीसी अरबपतियों की 2010 11 12 दिख रहा है, 10 में ओबीसी अरबपति ज्यादा हैं, 12 में ज्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, 14 में भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर 16 में ओबीसी अरबपतियों की संख्या कम होने लगती है, सवर्णों की बढ़ने लगती है, फिर 18 में ओबीसी सवर्णों की जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है और ओबीसी अरबपतियों का प्रतिशत कम हो जाता है। 20 में ओबीसी अरबपतियों का प्रतिशत और कम हो गया और सवर्णों का और बढ़ गया, और 22 में सवर्णों अरबपतियों की 88.40% हो गया, और ओबीसी अरबपति जो किस जमाने में यहां पर देखिए 2014 में 20% थे, ये घट के आधे करीब हो गए। ये देखिए ऐसे एससी अरबपति भी अगर आप देखें तो 2018 2020 के बाद कम हो गए। तो हम मोटा मोटा ये अंदाज लगा पा रहे हैं कि 2018 के बाद देश में कुछ हुआ जिसके कारण अपर कास्ट सवर्ण अरबपति बढ़ते गए, ओबीसी अरबपति कम होते जा रहे हैं, एससी अरबपति कम होते जा रहे हैं, और एसटी तो अरबपति इस देश में कोई है ही नहीं। क्या हुआ 2018 के बाद, क्या हुआ अगर हम देखें तो 2019 में पेंडेमिक, कोरोना महामारी। इस कोरोना महामारी में ऐसा क्या घट गया कि सवर्णों के अरबपति बढ़ गए लेकिन ओबीसी के अरबपति लगभग 50% तक 14 के मुकाबले कम हो गए। फिर 2022 में और कम हो गए, और एसटी के भी अरबपति 2020 से 22 में कम हो गए। भाई क्या बन इस देश में चल क्या रहा है? 2018 के बाद इस देश में क्या हुआ, तो कोरोना महामारी आई। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा सत्ता के लाभ किसने उठाए, आर्थिक स्थितियां किसने उठाई, सबसे ज्यादा फायदा कौन में रहा? तो हमें पता चलता है कि देश के सवर्णों ने जम के पैसा सूता कोरोना में, ठीक। और ओबीसी के हाथ का पैसा और एससी के हाथ का पैसा ये ट्रांसफर होके सवर्णों के हाथों में गया, कुछ घटा। तो हम देखते हैं कोरोना के दौरान हुआ ये कि भाई उद्योग धंधे व्यवसायों पर सवर्णों के कब्जे पहले से ही थे। उन्होंने इस दौरान चीजें महंगी की, खूब पैसे कमाए, चाहे किराने की दुकान के लोग हों और चाहे मेडिकल के फैसिलिटी वाले हों, सब सवर्णों के कब्जे। इन्होंने कोरोना में जम के पैसे कमाए, और खर्चे किसके हुए? तो ज्यादातर ओबीसी क्लास के, एससी क्लास के, एसटी क्लास के पैसे जुड़े जुड़ाए थे, वो कोरोना में खर्च हो गए। तो हमें एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है इस पूरे खेल में। वो ये दिख रहा है कि भाई जो ओबीसी अरबपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, 2018 के बाद ये गरीब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एसटी अरबपति ये कम हो गए, पहले ही कम थे और कम हो गए, और सवर्णों के अरबपति होने का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आप समझिए बात को, केवल अरबपति के आधार पर अभी नीचे और भी विश्लेषण है। तो इस देश में अगर हम अरबपतियों को पैरामीटर लें, अमीरों को पैरामीटर लें, तो अपर कास्ट के लोग 2018 के बाद ज्यादा अरबपति बनते चले जा रहे हैं, 88.40%। ओबीसी कैटेगरी के लोग किसी जमाने में 20% तक अरबपति थे, ये घट के 10% के करीब आ गए, एससी के बाद और कम हो गए, और एसटी अरबपति तो इस देश में बन ही नहीं पाया आज तक कोई। दिस इज व्हाट दिस डेटा इज रिफ्लेक्टिंग, ये आंकड़े बता रहे हैं, ठीक। तो कुछ घट रहा है
2018 के बाद कुछ घट रहा है। कुछ लोग नोटबंदी लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल मान रहा हूं, नोटबंदी भी है, महामारी भी है। इस देश के SC ST OBC का पैसा ट्रांसफॉर्म होकर कहीं से सवर्णों पे पहुंच रहा है, कारण कुछ भी हो, पर आंकड़े बता रहे हैं ये हुआ है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग बहस का विषय है। डेटा हमें बता रहा है इनइक्वालिटी रिपोर्ट का कि सवर्ण लगातार मोदी सरकार के दौरान ज्यादा अरबपति बन रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसे कमाते जा रहे हैं। और OBC जो किसी जमाने में अच्छे थे, उनके पैसे कम हो रहे हैं, वो कम अरबपति हो रहे हैं, इवन 50% घट गए। और यही स्थिति ST की है, जो थोड़े बहुत थे 5-10% किसी जमाने में और कम हो गए। और SC की है, सॉरी, और ST तो कोई अरबपति है ही नहीं। दिस इज व्हाट द डेटा इज। हम इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप समझिए तो ये आंकड़े भले ही अरबपतियों के हों, लेकिन ये भारत में हो रही इस असमानता को दर्शा रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, जिसे मोदी और RSS गैंग कहते हैं, इस दौरान कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, इस तरह के सिस्टम चलाए जा रहे हैं कि सवर्णों को ज्यादा लाभ हो रहा है OBC और SC की तुलना में। ST तो गिनती में ही नहीं है। ठीक, ये डेटा हमारे सामने ये सारी चीजें बताता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अमीरों की बात हो रही, ठीक, क्योंकि ये अमीर आर्थिक आधार पर बातें करते हैं, इसलिए हम अमीरों के भी डेटा यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। बाकी भी नीचे डेटा अभी और भी सारे वो हम रखते हैं। कुल मिलाकर इस देश में SC ST OBC के हाथों से संपत्तियां कम हो रही हैं और सवर्णों के हाथों में बढ़ रही हैं। 18 से 22 के बीच में ये बड़ी तेजी से हुआ, बहुत तेजी से परिवर्तन हुए। मोदी सरकार के दौरान सवर्ण अमीर पे अमीर हो रहे हैं, अरबपति पे अरबपति होते जा रहे हैं। ये विश्लेषण है। OBC के जो अरबपति थे वो घट गए आधे 50%, और ST के भी कम हो गए, SC के भी कम हो गए, ST का कोई है नहीं। दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज रिफ्लेक्टिंग। आंकड़े हमारे सामने ये मोटा मोटा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं अमीरी के मामले। नीचे हम और आंकड़े हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बाकी क्या कह रहे हैं आंकड़े, देखते हैं कि भाई क्या सवर्णों को किसी आर्थिक आरक्षण की जरूरत है। डज दे डिजर्व रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए, अरबपतियों के बीच धन वितरण का अवलोकन। रिपोर्ट में डेटा का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत में अरबपतियों की 88.4% संपत्ति उच्च जाति के बीच केंद्रित है। तो इस देश में अरबपति जो हैं, टोटल अरबपतियों में से 88.4, मतलब लगभग 90% के करीब, ठीक, किसके पास है, उच्च जाति यानी सवर्णों के पास मौजूद है। उसके बाद सबसे हाशिए पे पड़े समुदायों में से अनुसूचित जनजाति यानी ST का सबसे धनी भारतीयों में से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस देश के अरबपतियों में ST समाज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई भी ST आज तक अरबपति नहीं बन पाया। ये अजीब है, ये विचित्र है। मतलब अगर आरक्षण से लाभ है और अब जातिवाद नहीं होता और अब सब बराबर हैं, तो एकाध ST तो अरबपति बन जाना चाहिए था ना भाई। देश में इतनी करोड़ों की ST की जनसंख्या है, एक ST भी अरबपति नहीं बन पाया, एकाध बन जाता, पर अभी तक तो बना नहीं। आगे देखिए, यह असमानता अरबपतियों की संपत्ति से परे है। 2018-19 के लिए अखिल भारतीय ऋण निवेश, देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार उच्च जातियों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 55% हिस्सा है। अब देखिए, एक और आंकड़ा एक जगह से और है कि 2018-19 के अगर हम ऑल इंडिया लोन और इन्वेस्टमेंट सर्वेक्षण को देखें, 2018-19 के ऑल इंडिया ऋण और निवेश सर्वेक्षण, लोन और इन्वेस्टमेंट सर्वेक्षण, इसके अनुसार अगर हम देखें तो सवर्ण यानी उच्च जातियों के पास देश की संपत्ति का लगभग 55% हिस्सा बनता है। तो यह आंकड़ा लोन और इन्वेस्टमेंट के डेटा से मिलाया जाए तो हमें पता चलता है कि सवर्णों के पास देश की कुल धन संपत्ति जो है, राष्ट्रीय संपत्ति है, 55%। 15% सवर्णों पे देश की कुल संपत्ति का 55%। और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि देश की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार पे भी होता है, उसके बाद बचे कुचे में जनता के पास, और उसमें से फिर 55%
अगर आप मोटा मोटा देखें तो सवर्णों के पास 15% सवर्णों पे देश की कुल संपत्ति का, राष्ट्रीय संपत्ति का 55% हिस्सा, मतलब 15 दूनी 30, डबल से भी ज्यादा। इस देश में सवर्णों के पास डबल से, उनकी जनसंख्या के अनुपात में डबल से भी ज्यादा राष्ट्रीय संपत्ति है, लगभग ट्रिपल। और ट्रिपल क्या कहते हैं, 55 है तो चार चार गुना, ठीक, 4 गुना संपत्ति है। एक सवर्ण पे इस देश के कुल संपत्ति का 4 गुना हिस्सा आता है। तो अगर इस देश के सवर्ण देश की संपत्ति का 4 गुना तक पैसा रखे हुए हैं, 4 गुना से ज्यादा, 15 या 45 हो जाएगा, उससे भी ज्यादा है, 55 है, मैं वो मोटा मोटा 4.5-5 गुना रख लूं, तो फिर ये आरक्षण किसे दिया जा रहा है? और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण किसे दिया जा रहा है? अगर इस देश के सवर्णों के पास इस देश की कुल संपत्ति का 4.5-5 गुना पैसा है उनकी जनसंख्या से, तो किस दावे से, किस मुंह से आरक्षण की मांग कर रहे हैं? कि गरीब कैसे? समझ से परे। मतलब आंकड़ों का जब आप विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा देश में किस स्तर पे जातिवाद मौजूद है। 15% लोगों पे इस देश की संपत्ति का 4.5 गुना से ज्यादा पैसा है, और फिर कहते हैं जातिवाद नहीं है। जातिवाद नहीं है तो भैया ये तुम लोगों के पास कौन सी ईश्वरी कृपा बरस रही है? इनके फर्जी भगवान इन्हीं पे कृपा क्यों करते रहते हैं? कभी गरीबों पे क्यों नहीं करते? निम्न जाति लोगों पे कृपा क्यों नहीं करते? पर 15% लोगों पे 55% संपत्ति, और 85% लोगों पे क्या है? कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि बची कुची तो सरकार पे। तो है कहां SC ST OBC के लोग? कहां है उन पे पैसा? वो 2-4-10% लोग कुछ गाड़ी वाड़ी पे घूम रहे हैं, वो थोड़ी पूरे 85% लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वास्तविक आंकड़ों में SC ST के OBC के लोग कहीं टिकते ही नहीं। पैसा तो सवर्णों के पास है, और जिसके हाथ में पैसा वो व्यवस्था को चलाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके हिसाब से सिस्टम चलता है। इसलिए इस देश की न्यायपालिका में आरक्षण सवर्णों को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा है, संपत्ति है, अपने हिसाब से चीजें करवा लेते हैं। वो महत्वपूर्ण जगहों पे, जिस पे पैसा होगा, संपत्ति होगी, वो महत्वपूर्ण जगहों पर अपने कब्जे कर लेगा। आगे देखिए, संपत्ति के स्वामित्व में यह तीव्र अंतर भारत की जाति व्यवस्था में निहित गहरी आर्थिक असमानता को रेखांकित करता है। दर्शकों ये देख लीजिए, इनकम इनइक्वालिटी वाले कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक असमानता जाति व्यवस्था में निहित है। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये कहां पर है? ये जाति व्यवस्था में। इंडियन कास्ट सिस्टम इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जाति व्यवस्था ही मूल कारण है आर्थिक असमानता का, और आर्थिक असमानता भारत की जाति व्यवस्था में निहित है। आप जातिवाद पकड़ लीजिए, आपको भारत में आर्थिक अमीरी गरीबी के अंतर पता चल जाएगा। स्पष्ट रूप से निम्न जाति के लोग गरीब और सवर्ण जाति के लोग अमीर हैं। तो अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए तो निम्न जाति के लोगों को मिलना चाहिए, ना कि सवर्णों को। उन पे पहले ही अर्थ बहुत है, बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, देश की वित्तीय जनसंख्या पर जाति का प्रभुत्व जारी है। तो देश की जो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, जनांकिकी है, जनसांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, उस पर उच्च जाति का प्रभुत्व है। ठीक है, ये देखिए जाति का भी पर जाति का प्रभुत्व है। देखिए, जाति शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक नेटवर्क और ऋण तक पहुंच को प्रभावित करती है। अब देखिए कैसे पैसे और जाति क्या क्या प्रभावित कर रही है देश में। तो इनकम इनइक्वालिटी वाले कह रहे हैं कि जाति शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक नेटवर्क और ऋण तक पहुंच को प्रभावित करती है। ये बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं कि भाई आपकी कास्ट ये तय करेगी कि आपकी रीच एजुकेशन तक, हेल्थ तक, सोशल नेटवर्क तक और लोन्स तक कितनी है। भारत में जात तय करती है
कि किसकी पहुंच में शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सामाजिक नेटवर्क होगा, और ऋण यानी बिजनेस चलाने लोन तो चाहिए ना, बगैर लोन के बिजनेस कैसे चलाओगे, लोन हो। जाति तय कर रही, और ये मैं नहीं कहता, ये इनकम इनइक्वलिटी रिपोर्ट वाले भारत के बारे में बता रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। ये है आपकी भारत की वास्तविक स्थिति जो दुनिया देख रही है कि यहाँ जाति सब तय कर रही है, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य तक, ऋणों तक। किस वर्ग की पहुंच है, उच्च वर्ग की पहुंच है, निम्न वर्ग की पहुंच नहीं। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय कास्ट। ठीक है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे देखिए, जो उद्यमिता और धन सृजन के लिए आवश्यक है। अब देखिए, धन सृजन के लिए यानी अगर गरीब लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उद्यमिता यानी वो किसी किस्म का इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपकी शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक, पब्लिक नेटवर्क तक और लोन्स तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक, इस ये होगा तब आप उद्यमिता यानी किसी किस्म का व्यवसाय करेंगे या फिर धन सृजन करेंगे, पैसा कमाएंगे। और भारत में ये बता रहे हैं कि इसका सीधा संबंध जाति से, इसलिए एक खास जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उद्योगपति बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और एक खास जाति के लोग पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों का आपस में संबंध है। उद्योग बनाने, स्थापित करने का, उद्यमिता का, इंटरप्रेन्योरशिप का, पैसे कमाने का, धन सृजन का भारत में सीधा संबंध जाति से। ठीक, बड़ी स्पष्ट सी बात है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक नेटवर्क, ऋण के बगैर आप उद्योगपति नहीं बन सकते, धन नहीं सृजन कर सकते, और इसका संबंध ये कह रहे हैं सीधे सीधे तौर पर जाति से। इसलिए एक खास जाति के लोग ही आगे बढ़ते हुए दिखाई भारत में दे रहे हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक रूप से दलितों को कई क्षेत्रों में भूमि के मालिकाना हक होने से मना किया गया था, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति गंभीर रूप से सीमित हो गई। तो इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये भी कहती है कि दलितों की, गरीबों की, लोअर कास्ट पीपल्स की जो आर्थिक उन्नति है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इसलिए कम रहा क्योंकि हिस्टोरिकली, इतिहास से ही जो जमीनों की मालिकाना हक थे, भूमि, संपत्ति रखने का हक, जमीन रखने का हक उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए वो शुरू से ही गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर बने रहे। इतिहास में अमीरों की परिभाषा में जिसके पास जितनी जमीन होती थी वो उतना अमीर होता था। उस समय उद्योग धंधे व्यवसाय तो कुछ होते नहीं थे, और जमीन और उनसे उपजी चीजों पर ही अमीरी गरीबी तय होती थी। और ये रिपोर्ट बता रही है कि इस देश के दलितों को जमीनों के मालिकाना हक कभी दिए नहीं गए, इसलिए हमेशा से वो गरीब बने रहे। आगे देखिए, यह असमानता केवल अरबपतियों तक ही सीमित नहीं है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्टेटस ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को उनके कार्यबल भागीदारी के सापेक्ष उद्यम मालिकों के रूप में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब अजीम प्रेमजी के संस्थान की ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये बता रही है कि स्टेटस ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट है। ये एक अलग डेटा पे बात करती है। ये बता रही है कि इस देश में एससी एसटी वर्ग जो है कार्यबल भागीदारी के सापेक्ष उद्यम मालिकों के रूप में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी जितना उनका इंगेज वर्कफोर्स है उसकी तुलना में वो उद्योगपतियों के मालिक के रूप में कम है। मतलब मालिक ज्यादातर ऊंची जाति के लोग होते हैं और काम करने वाले कार्यबल यानी ज्यादातर एससी एसटी निम्न जाति के लोग हैं। ठीक, ये कन्वर्जन भारत में बहुत कम है। भाई होना ये चाहिए कि कोई व्यक्ति उद्योगों में, जनरली होता है कि लोग उद्योगों में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, धीरे धीरे वो अपना उद्योग खुद स्थापित कर लेते हैं, इस तरह से एक समाज आगे बढ़ता है। यूरोप में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। भारत में ये नहीं हो रहा। भारत में एससी एसटी वर्ग के लोग विशेष रूप से उद्योगपतियों के रूप में काम करते हुए कार्यबल के रूप में, वर्कफोर्स के रूप में उद्योगपतियों में कन्वर्ट कम हो पाते हैं। बहुत कम रिप्रेजेंटेशन, यानी बहुत कम उद्योगपति एससी एसटी समाज से हैं। सरल भाषा में इसका क्या मतलब। जबकि एससी कार्यबल, ये बता रहे, एससी कार्यबल यानी शेड्यूल कास्ट कार्यबल 19.3% हिस्सा बनाते हैं। केवल 11% ही उद्यमी के मालिक हैं। इस देश में बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं हो रही, उद्यमिता की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। इसमें मझोले, छोटे, सभी किस्म के उद्योग शामिल हैं। तो इस देश की कुल कार्यबल वर्क फोर्स में एससी समाज 19.3% का हिस्सा बनाता है।
और ये कह रहे हैं जो उद्यम है, यानी उद्योगपतियों में या उद्योगों में, बड़े उद्योगपति तो मत कहिए, छोटे भी उद्योग होते हैं, उनमें केवल ये 11% है, बाकी सब इससे ऊपर कास्ट के लोग उद्योगपति के रूप में मौजूद है। एसटी के लिए जो कार्यबल का 10.1% हिस्सा है, केवल 5.4% उद्यम मालिक है। एसटी समाज इस देश के कार्यबल का 10.1% हिस्सा, लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, और इसी समाज से उद्योगों के मालिक केवल 5.4% लोग। इसमें दर्शकों वो टाटा बिरला वाले उद्योगपति नहीं बात हो रही, वो मझोले छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, वो सब शामिल करके बात की जा रही। ठीक है, तो इस देश में देखिए कि एससी समाज के लोग जो लेबर फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं वो 19.3% के रूप में, लेकिन उद्यमी के रूप में, इंटरप्रेन्योर के रूप में, खुद का उद्योग चलाने के रूप में वो मात्र 11.4% हैं, जबकि एसटी समाज के लोग 10.1% कार्यबल का हिस्सा बनाते हैं, केवल 5.4% उद्यम मालिक हैं। अब आप इस डेटा को मतलब समझिए, इस डेटा का मतलब यह है कि एससी एसटी समाज के लोग ज्यादातर नौकर के रूप में काम कर रहे, उद्योगों के मालिक के रूप में ज्यादातर अपर कास्ट के लोग या इनसे ऊपर कास्ट के लोग मौजूद हैं। ठीक, हालत ओबीसी की भी अच्छी नहीं है, मैं ओबीसी को भी यहां पे बहुत अच्छा वो नहीं करूंगा। ज्यादातर उद्योगपति अपर कास्ट के लोग हैं और एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग नौकर के रूप में काम करते हैं। मालिक के रूप में वो कम ही प्रतिशत रूप में है, कहीं पर 10%, कहीं पे 5%, 10% कह रहा हूं, कहीं पे 11% और कहीं पे 5.4%, बस इतना ही। ठीक है, तो ज्यादातर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग भी अगर बन लें तो वो नौकर के रूप में काम करते हैं, मालिक के रूप में उनका प्रतिशत देश की भागीदारी में बेहद कम। ठीक, इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया 2023 इंफोग्राफिक शो इनकम ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन इंडिया। भारत में जो अलग अलग ग्रुप समूह हैं उनकी आय बताता हुआ एक डेटा इसमें बताया गया है। और ये डेटा क्या कह रहा है, थोड़ा ऐसे देखिए, ये डेटा बता रहा है कि भाई ये जो एवरेज इनकम है भारत में, औसत आय है, ये इस तारीख तक 2,34,551 रुपए सालाना है, एवरेज इनकम इस देश के लोगों की। ठीक, इस देश का व्यक्ति औसतन एक साल में 2,34,551 रुपए कमा रहा है, और ये महीने का कितना होगा, ये एवरेज है, सबकी नहीं होती, गरीबों की और भी कम होती है, ये एवरेज होती है, क्योंकि इसमें टाटा बिरला अंबानी सब जोड़ लेंगे एवरेज में। फिर जो बॉटम 50% लोग हैं, अब देखिए इसमें एवरेज इनकम इस देश की 2,34,551 रुपए, 1,40,40,00,000 लोगों की औसत आय, सब अमीर जोड़ लिया जाए, पैसा संपत्ति, तो 2,34,551 रुपए बनती। ठीक है, और मोटा मोटा अगर अपन इसे देख लें कि हाँ, ये एवरेज हो गया, और बॉटम 50% की 71.16%, 71,163 रुपए सालाना आय इनकी बॉटम की बनती है। मिडिल लेवल के जो लोग हैं उनकी 1,65,273 रुपए के करीब एवरेज इनकम इनकी इनकम ग्रुप बन रहे हैं, मोटे मोटे 3 इनकम ग्रुप बन रहे हैं। टॉप 1% जो हैं, सबसे ऊपर के 1% हैं, उनकी इनकम देखिए ये बहुत ज्यादा है और ये करोड़ों में चली जाती है। टॉप 0.1% और फिर इससे नीचे के टॉप 10 की भी इनकम बताइए। टॉप वालों की इनकम देखने का कोई लॉजिक नहीं है, हम एवरेज, बॉटम और मिडिल लेवल के लोगों की देखते हैं। जो बॉटम के 50% लोग हैं वो 71,163 रुपए कमा रहे हैं, मिडिल के 40% लोग हैं वो 1,65,273 रुपए साल का कमा रहे हैं, महीने का बहुत कम होता है ये एवरेज है, हालांकि लोग इसलियत में इससे भी कम कमाते हैं, ये सब की जोड़कर एवरेज की बात हो रही, वो एवरेज भी कोई बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या बात की जा रही है। धन असमानता अरबपतियों की रैंकिंग से परे तक फैली हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 12.3% अनुसूचित जाति, 5.1% अनुसूचित जनजाति उच्चतम धन पंचमांश में है। ठीक है, इसके विपरीत 25% से अधिक अनुसूचित जनजाति और 46.3% अनुसूचित जनजाति सबसे कम धन वाली श्रेणी में आते हैं, बॉटम सबसे नीचे वाली उसमें आते हैं। ठीक,
उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय 16.3% आबादी सबसे कम धन वाली श्रेणी में आते हैं और 19.2% सबसे अधिक धन वाली श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो ओबीसी कैटेगरी के लोग जो ऊपर टॉप वाली जो स्थिति है उसमें बहुत कम स्थिति में आते हैं। ये देखिए 19% लोग ही हैं, बाकी के बॉटम की बात हो रही है, बॉटम लेवल की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर एससी, एसटी, ओबीसी तीनों समाज के ज्यादातर वर्ग बॉटम लाइन वाली जो कैटेगरी बताई गई उसी के आसपास दिखाई हमें दे रहे हैं। असमानता रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत की आय संपत्ति असमानता जो स्वतंत्रता के बाद कम हुई है 1980 के दशक में बढ़नी शुरू हो गई थी, 2000 के दशक के बाद बढ़ गई और फिर बता रहे हैं 2015 से 14-15 से 2023 के बीच शीर्ष अंतर ज्यादा बढ़ गए, यानी असमानता बड़ी तेजी से इस दौर में बढ़ रही। आगे आंकड़ा देखिए, विशेष रूप से शीर्ष 1% भारत में कुल 40% पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक, 1980 में 12% था, यानी टॉप 1% लोगों पर 1980 में 12.5% संपत्ति थी और फिर ये बढ़ कर देख लीजिए, अगर हम आज की स्थिति में देखें तो 1% के पास 40% से ऊपर की स्थिति बनती है। ठीक, कास्ट वाइज शेयर ऑफ वेल्थ एंड प्रपोजिशन, जाति के आधार पर वेल्थ और पॉपुलेशन का आंकड़ा भी यहां पर मौजूद है। ये आंकड़ा क्या कह रहा है, थोड़ा हम इसे देख लेते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, ये वेल्थ पॉपुलेशन की बात हो रही है ब्लू में, और ये जो और रेड है ये वेल्थ की बात हो रही है। तो इसमें मोटी मोटी बात देख लीजिए, ये थोड़ी पॉपुलेशन के थोड़ी ज्यादा लेके चल रहे हैं पुराने आंकड़ों के हिसाब से, नए आंकड़ों के हिसाब से पॉपुलेशन में काफी अंतर है। तो ये बता रहे हैं कि जो अपर कास्ट लोग हैं इनकी पॉपुलेशन ये 27.2% ले रहे हैं, जबकि वास्तविकता में अपर कास्ट सवर्णों की जनसंख्या 15% के करीब ही है। उनके पास 53.7% वेल्थ है, ये बता रहे हैं। उसके बाद ओबीसी को ये पॉपुलेशन में 43.9% ले रहे हैं, जबकि ओबीसी पॉपुलेशन इस देश में आज 65% से ऊपर है। इनके पास वेल्थ कितनी है, 33.9% ही वेल्थ है। ठीक, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो हैं ये इनकी पॉपुलेशन 19.7% है और टोटल वेल्थ यानी देश की कुल संपत्ति में इनके पास 8.4% ही है। और एसटी समाज इसकी जनसंख्या 9% के करीब है और टोटल वेल्थ का मात्र 4% इसके पास है। तो ये जो आंकड़ा है इसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुल संपत्ति का आंकड़ा भी, हालांकि इसमें पॉपुलेशन को लेके इनके आंकड़े थोड़े अलग हैं और आज की स्थिति में आंकड़े थोड़े अलग हो चुके हैं। ठीक, वेल्थ के आंकड़े इनके जो हैं अगर हम उसे लेके चलें तो अपर कास्ट के पास ये मोटा मोटा आंकड़ा बता रहे हैं कि 53.7% तक वेल्थ दिख रही है। ओबीसी के पास जो कि 65% से ज्यादा है, मात्र वेल्थ संपत्ति 33.9% है। शेड्यूल कास्ट के पास जो 19% से ज्यादा हैं उनके पास मात्र 8% के करीब वेल्थ है और एसटी के पास जो 9% है मात्र 4% के करीब वेल्थ है। ठीक, बड़ी ग्रॉस इनइक्वालिटी है। इसका सार ये बनता है कि 15% लोग अगर हम देखें तो इस देश की वेल्थ पर 53% कब्जा, यानी वो 55 के करीब कब्जा बना के बैठे हों। 15% लोगों पे इस देश का 53-54% के करीब वेल्थ है और बाकी के 85% एससी, एसटी, ओबीसी के पास बहुत कम वेल्थ दिखाई दे रही है, उनकी स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है। ये बड़ा अजीब है कि मोर देन 50% वेल्थ अपर कास्ट लोगों के पास है और रेस्ट ऑफ द 85% में एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनके पास बहुत कम वेल्थ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब। ठीक, तो ये इस देश के आर्थिक आंकड़े हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाई अपर कास्ट के लोग जिनके पास इस देश 15% जनसंख्या है, जिनके पास जो वेल्थ है मोर देन 53 यानी 54% है, अपनी 15% से लगभग 5 गुना 4 गुना तक ज्यादा। तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे मांग सकते हैं? हाउ दे आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और इकोनॉमिक ग्राउंड? देश की कुल संपत्ति का 4-5 गुना तक पैसा इनकी जनसंख्या के पास है, तो फिर ये कैसे, हाउ दे आर क्लेमिंग? इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। आर्थिक आधार पे आरक्षण का उसे दिया जाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। अगर इस देश के अपर कास्ट के लोग इस देश की कुल संपत्ति का 4-5 गुना रखते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हैं? भाई आरक्षण कोई इंडिविजुअल पॉलिसी थोड़ी है कि आप गरीब हो तो आपको मिल गया। आरक्षण एक
सोशल पॉलिसी है, पूरे देश के हिसाब से बनाना पड़ता है। अब पूरे देश के आंकड़ों के हिसाब से अपर कास्ट के पास अगर 15% जनसंख्या के पास 54% तक पैसा है, 4-5 गुना तक पैसा है, तो इन्हें गरीब कैसे माना जाए? और इन्हें आर्थिक आधार पे आरक्षण तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। मतलब ये बाकी आरक्षण तो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट इकोनॉमिक ग्राउंड पर आरक्षण के हकदार नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये बेहद संपन्न वर्ग है, अपर कास्ट ऑफ इंडिया, सवर्ण। ठीक, आंकड़े कम से कम यही बताते दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। असमानता में इस नाटकीय वृद्धि में भारत के आधुनिक पूंजीपति वर्ग के प्रभुत्व वाले अरबपति राज को ब्रिटिश राज से भी अधिक असमान बताया गया। ये तो बता दिया, अंग्रेजों के दौर से भी ज्यादा असमानता है इस समय। अपर कास्ट के पास 53%, 15% अपर कास्ट के पास 53% संपत्ति है, और बाकी के 85% SC ST OBC के पास 85% लोगों के पास रेस्ट संपत्ति है। अब आप अंदाजा लगाइए, मतलब अपर कास्ट के पास अपनी कुल जनसंख्या से 4-5 गुना संपत्ति है, और SC ST OBC 85% लोग हैं, उनके पास अपनी कुल संपत्ति का 1% भी नहीं बन रहा। ठीक, ये दिस व्हाट द डेटा इज। और ये डेटा भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई चीजें तो पुराने डेटा से उठाई होंगी। असलियत में आज की स्थिति में तो और भी खराब हालात इस देश में होंगे। ठीक, ये बहुत ही खराब स्थिति। हाँ, फिर ये बता रहे हैं कि भारत को ये वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक असमान देश बनाता है। तो ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी वाला देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा। शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग शामिल होने के लिए प्रति वर्ष 2,90,2.9 लाख और शीर्ष 1% में शामिल होने के लिए 20.7 लाख की आवश्यकता होती है। ये सब डेटा बताया गया है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेटा की तरफ चलते हैं। चलिए आगे देखिए। संपत्ति के मामले में एक व्यस्क को सबसे अधिक धनी 10% में शामिल होने के लिए 21 लाख, शीर्ष 1% में शामिल होने के लिए 82 लाख की आवश्यकता होती है। ठीक है, औसत व्यस्क के पास लगभग 4.3 लाख की संपत्ति है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास लगभग कोई संपत्ति नहीं है। निचले 50% के पास कुल संपत्ति का 6.4% है, जबकि शीर्ष 1% के पास 40.1% है, और शीर्ष 0.01% अकेले 17% को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि शीर्ष 0.01% में 10,000 से भी कम व्यक्ति पूरे नीचे के 50%, यानी 46 करोड़ के करीब बता रहे हैं, कुल संपत्ति का लगभग 3 गुना संपत्ति रखते हैं। ये इनके आंकड़ों का विश्लेषण ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब हमें ये समझ में आया कि देश की हालात जो हैं वो ये हैं कि अपर कास्ट लोग जो हैं, उच्च वर्ण के लोग, सवर्ण, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल हैं, ये सवर्ण लोग इस देश की कुल संपत्ति का 53.7 यानी 54%, यानी 15% अपनी जनसंख्या के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा पैसा रखते हैं। देश के SC ST OBC वर्ग जो कि 85% के करीब हैं, वो अपनी कुल संपत्ति का लगभग 1% भी नहीं रखते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति के पास 4 गुना ज्यादा पैसा है, दूसरे वर्ग के पास 1% भी अपनी जनसंख्या के हिसाब से पैसा नहीं है, तो इस देश में आर्थिक असमानता कितनी होगी। 15% लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, और बाकी 85% लोग गरीब के करीब है। ये लब्बो-लुबाब। और इस आधार पे हम फिर वही बात कहते हैं कि भाई, आर्थिक आधार पे आरक्षण इन 15% सवर्ण, जिनके पास इस देश के 54% संपत्ति है, पैसा है, उन्हें क्यों दिया गया? व्हाट इज द रेलिवेंस? इसका क्या औचित्य है? अगर आरक्षण देना था तो इस देश के 85% SC ST OBC, जिनके पास इस देश की बहुत कम संपत्ति है, 33%, 8%, 4%, इन्हें दिया जाना चाहिए था ना। या हम 53 से हटाकर रेस्ट 50% ले लें तो उन्हें दिया जाना चाहिए था। ठीक, तो ये नहीं दिया गया, दिस इज नॉट गिवन। ठीक, ये बहुत ही खराब।
बहुत ज्यादा खराब है। तो जो सबसे गरीब हैं, एसटी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, वो आर ओबीसी समाज के लोग, गरीब है, ध्यान रखिए, क्योंकि जनसंख्या उनकी 65% है और राष्ट्रीय इनकम में 33% ही हिस्सा है। उनकी स्थिति भी एससी एसटी से ज्यादा अच्छी नहीं है, आंकड़ों पे मत जाइए। ओबीसी समाज की स्थिति ज्यादा खराब है एससी समाज से, अच्छे से समझिए बात, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से उन पे संपत्ति कुछ भी नहीं। सबसे बुरी स्थिति में ओबीसी समाज है, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का शिकार भी यही वर्ग है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। ये समझिए, हम एक जनरल परसेप्शन बनाते हैं कि ओबीसी समाज के लोग ज्यादा ब्राह्मणवाद में ग्रसित है। असलियत में इस देश की कुल जनसंख्या में ही वो 65% से ज्यादा है, तो हमें ज्यादा संख्या में वो दिखाई देते हैं, बाकी लोग कम दिखाई देते हैं। ठीक, तो सबसे बुरी स्थिति ओबीसी के पास है। फिर एससी एसटी की तो खैर हम गिनती में ना लें, अच्छे बुरे में ना लें, क्योंकि वो कहीं गिनती में नहीं। ये आंकड़े हमारे सामने इस रिपोर्ट के रखते हैं, और इसीलिए हमारे जो मूल सवाल है वो पहली स्ट्रीम का आज स्टैंड करता है फिर से, कि भाई आर्थिक रूप से सवर्ण तो गरीब है ही नहीं, तो उन्हें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण क्यों दिया गया? और इस देश के 85% लोग जो आर्थिक रूप से भी गरीब हैं इन आंकड़ों के अनुसार, वो उस आर्थिक आधार पर आरक्षण के पात्र क्यों नहीं है? ये हमारा प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न है, ये खड़ा रहेगा। जब तक ये असमानता बढ़ी रहेगी तब तक ये बेईमानी जो इस सरकार ने की है सवर्णों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देके, उस पर ये प्रश्न हमारा खड़ा रहेगा, स्थायी स्थिर रहेगा। ये आंकड़े बताने का उद्देश्य यह है कि हमारे लोगों के सामने हमारे पक्ष मजबूत हों। इसका पीडीएफ में उठाकर वहां टेलीग्राम पे डाल लूंगा, आप जाकर ये पूरा बना बनाया रेडीमेड मटेरियल अपने पास रखिए, कहीं जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल करिए, बताइए दिस इज व्हाट द रियल कंडीशन इज। ठीक, पिछली स्ट्रीम और ये स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम के पूरा डेटा फैक्ट्स फिक्शंस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, जिसके आधार पे इस बेईमानी को हमें हमारे लोगों तक पहुंचाना है कि इस देश में घोर बेईमानी की गई है। वो है अमीरों को गरीब होने के आधार पे आरक्षण दे दिया गया, और गरीबों को गरीब होने के आरक्षण से बाहर कर दिया। तो यहां गरीब को गरीब होने का भी अधिकार नहीं है। इस देश में गरीब को गरीब कहलाने का अधिकार नहीं है, वो भी अमीर ही कहे, खुद को गरीब कहेगा। बड़ा विचित्र देश है, यहां अमीर खुद को गरीब कहता है और गरीब को गरीब कहने का भी अधिकार नहीं। ये स्थितियां हैं, ये हालात हैं। ठीक, और ये घटनाक्रम, तो ये मुद्दा है पूरे हमारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराने का, आंकड़ों के आधार पर, क्या बोलते हैं, असमानता के आधार पर, भेदभाव के आधार पर। पिछली स्ट्रीम में हमने अलग आधारों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समीक्षा की थी, और इस वाली स्ट्रीम में हमने आर्थिक आधार पर ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण की समीक्षा की है। और दोनों आधार पर हमें ये पता चला कि सरकार, सवर्णों ने बेईमानी करके खुद को 10% आरक्षण दे दिया और गरीबों के हकमारी इन्होंने कर ली। ठीक, पूरी तरफ से गलत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण 100% बेईमानी है, गलत भी नहीं कहूंगा, बेईमानी, हकमारी है। इस देश के वास्तविक गरीबों की हकमारी है आर्थिक आधार पर आरक्षण। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये हमारा इसका क्या बोलते हैं, वैश्विक असमानता रिपोर्ट के आधार पे एक विश्लेषण था, जिसे आप समझिए, चीजों को समझिए, देश में हो रही घटनाक्रम को समझिए, कैसे सवर्णों के हाथों में सरकार के द्वारा अमीरी को ट्रांसफर किया जा रहा है और एससी एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग के हालात खराब होते जा रहे हैं। यह आंकड़ा हमें यह भी दिखाता है, अमीरी में भी हालात खराब होते हुए दिखाता है। ठीक, तो ये मुद्दा है, इसे आप थोड़ा समझिए, अपने पास रखिए, इसे पढ़ने की कोशिश करिए और ऑब्जर्व करिए। ये मैं वहां पे डाल दूंगा, पूरा रेडीमेड पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा। आप डेटा को और समझ के कुछ और विश्लेषण भी करने की कोशिश करिए, कुछ और मायने भी निकलें, क्योंकि आंकड़े बोलते नहीं है, हमें विश्लेषण करके उनसे एब्स्ट्रैक्ट निकालना पड़ता है कि आखिर इसमें और क्या छुपा हुआ है। ठीक, ये हमें सब समझना पड़ता है। तो आंकड़े तो होते हैं, वो तो एज इट इज हैं, और ये आंकड़ों को कोई झुटला भी नहीं सकता, वो तो हैं। और वो तो न्यूट्रल संस्थान है, ग्लोबल
इनइक्वलिटी जो उनकी लैब है उसने बनाए हैं, ये तो ना मैंने बनाए ना आपने बनाए, उस संस्था ने बनाए जो विदेशों में रहती है, उसका क्या लेना देना। ठीक, तो ये आंकड़ों पर आप डाउट भी नहीं कर सकते कि गलत आंकड़े दे दिए गए। और ये आंकड़े मोटे मोटे तौर पर हमें यही बता रहे हैं कि देश में भयानक रूप से जातिवाद है, और जातिवाद की चरम स्थितियां ये कि देश में 15% लोगों के पास उनके जनसंख्या के मुकाबले 5 गुना संसाधन हैं, और 85% लोगों के पास उनकी जनसंख्या के मुकाबले 1% भी संसाधन नहीं है। 85 लोगों पे एटलीस्ट 85% संसाधन तो होने थे ना, तब हम 1% पे पहुंचते। उन पे तो वो भी नहीं, 50% से भी नीचे। ये स्थिति है, दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। और इस स्तर पे बेईमानी जातिवादी लोग इस देश में कर रहे हैं। ठीक, तो इसे आपको समझने की जरूरत है।